हेलो बच्चों। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था गवर्नमेंट और गवर्नेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, और इसके साथ ही ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच किस तरह के डिफरेंसेस होते हैं, और कैसे एक साथ काम करते हुए भी वो एक दूसरे से अपनी शक्तियों को पृथक रखते हैं और एक स्तर तक नियंत्रण बनाए रखते हैं। मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से हर चीज प्रॉपरली देश में रन कर पाती है। इसी कंटेक्स्ट में हमने आगे डेमोक्रेसी को समझा था और उसी में देखा था हमने कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए हम रूरल और अर्बन दोनों को कवर करेंगे। ये है लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि जो देश है, इस देश का संचालन कैसे होता है, इस देश को कैसे चलाया जाता है। हम एक सिटीजन के तौर पर, आप एक स्टूडेंट के तौर पर कैसे उन चीजों को देखते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे इंटरैक्ट करते हैं। कई बार हमें लगता है या फिर हम इस तरह के बयान देते हैं कि गवर्नमेंट से डायरेक्टली हमारा क्या कोरिलेशन या गवर्नमेंट से क्या लेना देना। वास्तविकता में जो भी पॉलिसीज उनके द्वारा बनाई जाती हैं, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ में पड़ता है। अगर जीएसटी के नियमों में भी बदलाव होता है तो उससे जाकर के ये तय होगा कि हमारी जेब में कितना पैसा रहेगा। वास्तविकता में हमें ये देखना होता है कि कौन सी नीतियां हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर नागरिकों को प्रभावित कर रही हैं। जब भी नीति बनती है तो नीति विशेष में हमेशा कमजोर वर्गों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन उस कमजोर वर्ग में जो लोग नहीं इंक्लूड किए गए हैं, क्या उनके लिए किसी तरह की पॉलिसीज है? एक सवाल ये आता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने फायदे के बारे में सोचता है। जब हमें अपना फायदा चाहिए होता है, अगर बच्चे स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने पेरेंट्स के मतलब स्कूल में है तो वो टीचर्स के पास जाएंगे, प्रिंसिपल्स के पास जाएंगे, और अगर वो घर में है तो पेरेंट्स के पास जाएंगे। ठीक इसी तरह जब हम एक कंट्री में हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में कहीं ना कहीं मदद करेंगे, फिर वो चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, वो किसी भी कंटेक्स्ट में हो। अगर हम एजुकेशन की ही बात करें, जब तक किसी कंट्री में एक अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, तो वो अपने आप में ग्रो कर पाने में सक्षम नहीं होगा। तो किसी भी देश का विकास एजुकेशन पर डिपेंड करता है, पर एजुकेशन कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस देश के प्रभुत्व वर्ग, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो क्या तय करते हैं, और ये वही लोग तय कर सकते हैं जो सरकार में है। अगर सरकार ही पॉलिसीज बनाएगी एक क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए, तभी वो क्वालिटेटिव एजुकेशन मिल पाएगी। हर कंट्री में इसको लेकर के अलग अलग तरह के पैमाने हैं, मानदंड है। अगर हम सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जो अर्बन में है, जो रूरल में है, वो अलग है। अब वो अलग क्यों है, अगेन यहाँ पर फिर पॉलिसीज की बात आ जाती है। तो एक तरह से जो सरकार है वो पूरे देश में रेगुलेशन का काम करती है। रेगुलेशन का काम गवर्नमेंट के हाथों में है, उसे प्रॉपर वे में कंडक्ट किया जाए, इसलिए गवर्नेंस है। और उसके पैरेलल जो लोग पूरे सपोर्ट सिस्टम को चला रहे हैं वो बिजनेस क्लास के लोग हैं। गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, वो केवल पॉलिसी बनाएगी, लेकिन स्कूल की ओनरशिप, सारे जो स्कूल्स हैं वो गवर्नमेंट नहीं होंगे। जो गवर्नमेंट के बनाए स्कूल हैं वो केवल वंचित वर्गों के लिए है। अब यहां पर समझने वाली बात है कि रेगुलेशन के साथ साथ वो केवल जो वंचित वर्ग हैं, जो पीछे छूट जा रहे हैं, उनके लिए सरकारी विद्यालय हैं। आप कभी नहीं सुनेंगे या बहुत कम मौकों में 5 या 10% में कि सरकारी स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर अच्छे घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छे घर मतलब क्या? जो लोग रिच क्लास हैं, जो संपन्न हैं, तो आप बहुत कम देखेंगे कि वो लोग वहां पर जाकर के पढ़ते हैं। फिर उनके लिए कौन है? जो भी सोसाइटी में प्राइवेट प्लेयर या इंडिविजुअल्स हैं, वो एजुकेशन को फुलफिल करते हैं। तो ऐसे समझा जाए कि अगर ये जनता है
जनता में जो कमजोर वर्ग है उसका ध्यान रखना फिर सरकार का काम है, और जो सशक्त वर्ग है वो अपनी खुद की जरूरतें पूरी कर सकता है, वो समाज में रहते हुए बेहतर से बेहतर गुणवत्ता परक शिक्षा ले सकते हैं। अब वो चाहे जहां से लेने को तो लोग विदेश से भी लेते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन हम अभी देश के अंदर बात कर रहे हैं। तो अगर सरकार के पास वंचित वर्ग कम से कम होंगे तो इसका मतलब सरकार पर अपने आप जोर कम पड़ेगा, दबाव कम पड़ेगा, उतना ज्यादा उन्हें खर्च कम करना पड़ेगा। उसका एकमात्र विकल्प संरचनात्मक सुधार है। सुधार एक तो है कि सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है, दूसरा ये है कि उस सपोर्ट सिस्टम के रहते हुए उन्हें इस बात की जरूरत पड़ेगी कि जितने कम से कम लोग होते जाएं जिन्हें सपोर्ट की जरूरत हो, तो सरकार का जो उधर की तरफ व्यय हो रहा है वो अपने आप कम होगा। इसीलिए सुधार कभी भी जब भी होगा वो संरचना के स्तर पर होगा, संरचनात्मक स्तर पर होगा। अगर पॉलिसी के लेवल पर चीजें चेंज हो गई तो वो अल्टीमेटली ग्रास रूट लेवल पर चेंज होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर सोचें कि ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाए लोगों को, तो सहायता करना कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी ज्यादा सहायता राशि हम एक वर्ग को देंगे, वंचित वर्ग को, दूसरा वर्ग कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। इसी खींचतान के बीच में हमारे यहाँ तीन वर्ग बन जाते हैं। एक आपका लोअर क्लास हो गया, चाहे आप बीपीएल कह लीजिए, और उसके बाद एक आपका मिडिल क्लास हो गया, एक अपर क्लास हो गया। क्लासिफिकेशन कई हो जाएंगे, लेकिन हम बेसिकली देख रहे हैं लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। अपर क्लास संसाधनों से परिपूर्ण है, उसको जरूरत नहीं है, सरकार नहीं भी देगी, वो अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा ले जाएंगे। फिर हम आते हैं लोअर क्लास। लोअर क्लास बर्डनड होती है गवर्नमेंट पे, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि हमें शिक्षा के साथ कपड़े भी मिल जाएं, खाना भी मिल जाए, जिसके लिए मध्याह्न भोजन और बाकी सब है। इन दोनों के बीच में जो बचता है मध्य क्लास, मध्यम वर्गीय परिवार। तो मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट सबसे कम पॉलिसीज लेकर के आती है। और अगर देखा जाए तो अभी की वर्तमान की सरकार को छोड़ दिया जाए, इससे पहले की जो भी चीजें हैं वहां पर लगातार जो मिडिल क्लास है वो हमेशा से नेग्लेक्ट क्लास रहा है, क्योंकि उसके लिए जब आप चीजें देखेंगे तो बहुत कम है। ठीक उसी तरह कमजोर वर्गों के संदर्भ में भी बात किया जाए तो यही परिस्थिति देखने को मिलती है। खैर, ये सब पॉलिसी मेकिंग के डिटेल टॉपिक है। हम बात कर रहे थे ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को। जब हमने डेमोक्रेसी को वर्ल्ड ऑर्डर से जोड़कर देख लिया, तब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि ग्रास रूट लेवल तक किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। तो जब हम बात करते हैं द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, किसने कहा है? गांधी जी ने। वो गांधी जी जिनके लिए सब दिन भर परेशान रहते हैं। नोटों के संदर्भ में बात हो रही थी। वास्तविकता में अगर भारत को देखना है, समझना है, तो हर व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा क्लास है वो हमेशा से एग्रीकल्चर क्लास ही रहा है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो देश के 80% और देश के 20%, इनमें सारी अंतर हो जाते हैं। जो 20% लोग हैं वो ये तय करते हैं कि देश के 80% लोगों को क्या मिलेगा, ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। लेकिन अगर आपको वास्तविकता में जीवन को समझना है, जीवन की वास्तविकता को समझना है, तो उन 80% लोगों को समझना होगा। उन 20% लोगों को समझने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक स्तर के बाद विलासिता है। तो बाकी जो नीचे के 80% है, अगर उन्हें समझना है तो ग्रामीण क्षेत्र में जाने की जरूरत पड़ेगी। इस चैप्टर में केवल रूरल एरियाज के बारे में डिफाइन किया है। अगले चैप्टर में हम समझेंगे अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में फिर वही सब देखेंगे कि प्लानिंग कैसे होती है, किस तरह से हम एक प्लान्ड सिटी बना सकते हैं, किस तरह से हम पॉल्यूशन हो या फिर डिफरेंट लॉज हो उनका रेगुलेशन करके एक सिटी को कैसे बेटर हम डेवलप कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया की। इसका साइज अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा है, एनॉर्मस साइज है, और इसकी डाइवर्सिटी अपने आप में काफी बिखरी हुई है। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज ले लीजिए, अब जेंडर में भी मेल और फीमेल के बाद ट्रांसजेंडर, एक तीसरा जेंडर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लगातार जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस के अकॉर्डिंग ही नई चीजें ऐड होती चली जाती हैं। डाइवर्सिटी का पहले से ही मतलब है कि
अगर आप किसी एक तत्व के आधार पर किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब कई ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग तत्वों के आधार पर क्लासिफाई हैं। तो अल्टीमेटली जितने नए तत्व उसमें जुड़ते चले जाएंगे तो इस तरह की परिस्थितियां आगे होती चली जाएंगी। मतलब डाइवर्सिटी का मतलब ये कि पहले से चीजें बिखरी हुई हैं, उसमें और चीजें ऐड होंगी तो और नयापन आता चला जाएगा। हमारे पास कितने 6 लाख विलेजेस हैं, 6 लाख विलेजेस, 8,000 टाउन्स और लगभग 4,000 सिटीज। अब यहां ये समझने वाली बात है कि जो गांव है जब वो विकसित होने लगता है तो वही एक कस्बे में बदल जाता है, कस्बा जब विकसित होने लगता है तो वो एक शहर में बदल जाता है, एक नगर में बदल जाता है, और वही नगर जब अत्याधुनिक हो जाए, अति विकसित हो जाए तो फिर उसको हम महानगर कहते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां, मतलब एक से लेकर के लगातार परिवर्तन होता रहता है। गांव ही धीरे धीरे जब वहां पर विकास होगा, प्रशासनिक नगर बनने लगेंगे, हर जगह आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिखेगी जो अलग से होगी, जहां पर जिलाधिकारी आवास होगा या जिलाधिकारी कार्यालय होगा, एसपी महोदय का कार्यालय होगा, उसी के आसपास आपको जिलाधिकारी कार्यालय के आसपास आपको कचहरी दिख जाएगी। तो ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जब किसी एक जगह पर डेवलप होने लगती हैं तब धीरे धीरे वहां पर तहसील का दर्जा मिलना या इस तरह से प्रभावित, मतलब इस तरह से परिवर्तन होता रहता है। तो एक गांव धीरे धीरे जब विकसित होता है तो वो कस्बा बनता है, और कस्बा ही जब और विकसित होता है तो वो एक शहर में तब्दील होता है, और शहर ही वो महानगर में कब तब्दील होगा, जब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो जाएगा। वहां पर धीरे धीरे मेट्रो आ जाएंगी, ओवर ब्रिजेस बन जाएंगे, फ्लाईओवर बन जाएंगे, सारी फैसिलिटीज होगी। जैसे मुंबई जैसे शहर हैं तो वो महानगर की श्रेणी में आएंगे। क्यों? वो क्यों विकसित है? क्योंकि वो पहले से औपनिवेशिक क्षेत्र के नगर रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि वहां से निर्यात होता रहा है। मतलब कोई भी जगह एक दिन में डेवलप नहीं होती है। इसीलिए जब हम अर्बन में जाएंगे तो अर्बन प्लानिंग में हमें पढ़ना पड़ता है कि अगर प्लानिंग एक शहर को सही से नियोजित नहीं किया गया है तो उस शहर का विकास नहीं हो सकता। कई बार उस शहर के विकास के क्रम में हमें ये देखना होता है कि जो संरचना पहले से बनी है उस संरचना के रहते हुए क्या हम बेहतर व्यवस्था कर सकते हैं, या उस संरचना के पुनर्नवीनीकरण की आवश्यकता है। इस तरह की चीजें बार बार देखनी पड़ती हैं। अगर एक सिटी प्लान्ड है, मान लीजिए हमने कहा ये एक स्टेट है, मान लीजिए हमने इसको कहा यूपी, कोई भी स्टेट हो सकता है, ये एक स्टेट है। अब इस स्टेट में अलग अलग आपके जिले हैं। अब मान लीजिए इसमें से आपको पहले से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन से वाले जिले में, मान लीजिए ई में, यहाँ पर लगातार जनसंख्या का विकास होता चला जा रहा है। वो तभी होगा जब यहाँ पर कोई ऐसा इकोनॉमिक फैक्टर होगा। अक्सर लोग जो पलायन, जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तभी करते हैं जब वो करने के पीछे उनका कुछ फायदा हो। स्त्रियों के संदर्भ में बात करेंगे तो वो शादी के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती हैं, क्योंकि भारत की ऐसी प्रथा या परंपरा है। दूसरा विकल्प होता है पुरुष एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उसके जाने का क्या कारण है? क्योंकि उन्हें आर्थिक अवसरों की तलाश होती है और स्त्रियां पीछे रह जाती हैं। तो जब भी जनसंख्या के बढ़ने का कारण हम देखेंगे तो ये दो ही तरह की चीजें हैं, पुरुषों का प्रवास, स्त्रियों का प्रवास, ये होता है। तो जब किसी एक क्षेत्र विशेष की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है तो वो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर दबाव पड़ना ही पड़ना है। और अगर इस तरह की स्थिति हो रही है, और अगर उस सिटी का जो मैप है, जो प्लान है, वो अगर प्रो है तो पहले से ही इस सिटी का विकास कर दिया जाएगा, जिसे हम प्लान्ड सिटीज कहते हैं। इंडिया में प्लान्ड सिटीज बहुत कम है और प्लानिंग को लेकर के प्रॉब्लम है। इसी वजह से अनियोजित बस्तियां बसती हैं। मतलब लोग एक प्लान्ड या स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं बसते, जैसा मन किया बस गए। फिर बाद में जब प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो,
चाहे वो कंजेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे स्पेसिफिक प्लेसेस की प्रॉब्लम। तो मतलब वो जब जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसलिए आती हैं क्योंकि सिटीज पहले से प्लान्ड नहीं की गई। अगर वो पहले से ही प्लान्ड होती कि अगले 3 साल, अगले 5 साल, अगले इतने साल में इस शहर का नक्शा बदल जाएगा, अगर एक पहले से ही रूट मैप हो कि ये एक स्टेट है, उस स्टेट के ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब इन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सबकी जिलेवार अलग अलग ढंग से एक नियोजन हो जाए, एक प्लानिंग हो जाए और इसी हिसाब से बजट का एलोकेशन हो जाए, तो ये एक डेवलपमेंटल प्लान हो जाएगा। हालांकि अभी उतना आगे नहीं जा पाते क्योंकि एक संघर्ष चलता रहता है लगातार संसाधनों की कमी का, बजट आपके पास कितना है और कितना आप एलोकेट करेंगे, तो ये संघर्ष लगातार चलता रहता है। तो ये एक क्रम है, विलेजेस से टाउन्स, टाउन्स से सिटीज, ये लगातार चलता रहता है। हमारी पॉपुलेशन क्रॉस कर चुकी है 1.4 बिलियन, जिसका मतलब है कि हमारी जो जनसंख्या है वो अधिक है, संसाधन कम है, तो उस हिसाब से क्या होगा, जितने उपलब्ध संसाधन है उस पर लगातार दबाव पड़ेगा। अब इसमें से भी 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है जो रूरल एरिया में रहती है। तो रूरल एरिया में रहने का मतलब है कि वो एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। अब अगेन वही सवाल वापस से आता है, अगर हमने किसी जगह का एक प्लान बनाया, उस प्लान के हिसाब से क्लासिफाई हो जाएगा कि कौन सी जगह रूरल है, कौन सी अर्बन है, तो रूरल के हिसाब से वहां के रिसोर्सेस क्या है, वहां की अर्निंग क्या है, वहां का एक्सपेंडिचर क्या है, ये एक चीज अपने आप बन जाएगी। जिसे हम कहते हैं किसी भी सिटी का या किसी भी स्टेट का एक डेवलपमेंटल प्लान होता है। अगर ये डेवलपमेंटल प्लान कंस्ट्रक्ट हो गया तो अल्टीमेटली आम नागरिकों के हाथ में पैसा आएगा। ये क्यों बनाया गया? ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सबसे निम्न स्तर पर है स्थानीय सरकार। केंद्र से कोई चीज आ सकती है लेकिन वो तब आएगी जब एक संरचना होगी। केंद्र का दिया गया निर्णय मतलब स्थानीय स्तर तक कैसे पहुंचेगा? वो तभी पहुंच सकता है जब एक संरचना में सारा काम किया जाएगा। उसी के लिए फिर स्थानीय स्तर पर सरकार बनाई जाती है। जो हम पढ़ रहे हैं उसी में फिर आपका ग्राम सभा आएगा, उसी में पंचायत समिति और बाकी सारी चीजें आएंगी। इसीलिए सवाल ये उठता है कि हम कैसे गवर्न करते हैं इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को। अब जब समाज की बात हो रही है, इसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी क्यों कहा? क्योंकि लोग जो ये समाज है, इस समाज को इस ढंग से देखते हैं कि यहां से मैं अपना फायदा कैसे निकाल लूं और अपना काम करके निकल जाऊं। इसीलिए ज्यादातर लोगों की जो योजनाएं होती हैं वो स्वार्थ जनित होती हैं। मान लीजिए कोई एक संरचना है, ये एक संरचना बनाई गई, इसको फायदा, इस ये एक डेवलपमेंटल प्लान है, इस डेवलपमेंटल प्लान को फायदा पहुंचाने के लिए एक संरचना बनाई गई। संरचना जो बनी मानवों से बनी, मानव क्या है, इस समाज का हिस्सा है। तो अल्टीमेटली क्या सिचुएशन है, यहाँ बैठे लोग अपने अपने हिस्से का फायदा तय करने लगेंगे। तो जो जो यहाँ से एक रिजर्वायर था वो यहां से जाकर के यहां पहुंचना था, वो अब नहीं पहुंच पाएगा। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है। केंद्र से योजना बनी, ऊपर से चल के जब तक वो गांव तक, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची, तो भ्रष्टाचार और संसाधनों का रिसाव इतना ज्यादा होता है कि अल्टीमेटली जो यहां से चलना शुरू होता है वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। प्रॉब्लम ये है। और जब बात होती है, मान लीजिए यहाँ बैठा व्यक्ति भी ईमानदार है और यहाँ बैठा व्यक्ति भी ईमानदार है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीच के लोगों से होकर के जो संरचना जाएगी वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर हर आदमी इसको क्या करता है, अपने हित में ऐसे 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 घुमा देता है। तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने भेजा इसे था, ये हो गया ऐसे। ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिस्से में बेंड करता है, उसे अपने हिस्से के फायदे से मतलब है। जब वो अपने हिस्से भर की सोच रहा है तो बाकी वो जहां जा रहा है जाए। ये हालात होती है हमारे देश में विकास की। इसीलिए पूरी एक संरचना बनी है, लेकिन पूरी संरचना के बावजूद भी जो रिसाव का स्तर है वो काफी ज्यादा है, तो उससे फिर दिक्कत होने लगती है। और इसीलिए ये सोसाइटी कॉम्प्लेक्स है।
क्योंकि यहाँ हर आदमी अपने फायदे में है, अपनी चीजें देख रहा है, अपने फिराक में है, उसकी वजह से बाकी चीजें अगर डिस्टर्ब भी हो जाएं तो उसे डिस्टर्ब करने में उसे कोई तकलीफ नहीं है। फिर उसके बाद हम आएंगे तो अलग अलग तरह की चीजें हो जाएंगी, जेंडर को लेकर वायलेंस, कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, अलग अलग तरह की चीजें फिर ये बनती चली जाएंगी। अगेन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के बहुत से मतलब निकल आएंगे, उसको जितना भी डीप में जाके जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो चीजें समझ में आती जाएंगी। तो एक ट्रिप लेते हैं हम कहाँ की, लक्ष्मणपुर की। हम लक्ष्मणपुर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक स्मॉल विलेज है, कहां पर, इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। ए फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है लक्ष्मणपुर, जहां पर 200 के आसपास घर हैं और पॉपुलेशन कितनी है, 700। 200 के आसपास घर है और 700 लोग वहां पर रहते हैं, वहां की जनसंख्या 700 है। उसमें से अधिकांश लोग क्या है, किसान है। स्वाभाविक बात है, अगर कहीं भी गांव कहा जा रहा है तो वहां का जो अधिकांश हिस्सा है वो किस पर निर्भर करेगा, कृषि पर। तो ऐसे में जो वहां के लोग हैं वो वहां की जमीन पर खेती करते हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के पास दो ही आय के साधन है। वो साधन क्या क्या है, एक है खेती करना, दूसरा है पशुओं के माध्यम से, गाय, बकरी, भैंस, इन सबको रख के उनके माध्यम से, मतलब पशु संबंधित जो भी उत्पाद हैं उनके माध्यम से, या फिर कृषि करके, यही दो उनके पास विकल्प हैं ग्रामीण क्षेत्र पर रहने और काम करने के। कुछ लोगों के ऐसे रिलेटिव्स हैं जो आर्म्ड फोर्सेस में हैं। अक्सर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में जब भी आप जाएंगे लोग सड़क के किनारे दौड़ते हुए नजर आएंगे। वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या आर्मी में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं। अभी जो मैंने शुरू में बताया कि जो निचला वर्ग है वो सिर्फ ये उम्मीद रखता है कि उसे सरकार से सहायता प्राप्त होगी या सरकार की तरफ से नौकरी मिलेगी, तभी वो अपना जीवन यापन कर पाने में सक्षम होगा। तो एक आम व्यक्ति की, एक आम नागरिक की ज्यादा बड़ी उम्मीद सरकार से होती है कि उसकी तरफ से कोई सहायता मिले। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पता होता है कि या तो खेती किसानी है जो कि एक मेहनत का काम है, उसके बाद पशु संबंधित उत्पाद है। अब हालांकि धीरे धीरे जब विकास होने लगा तो लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। हालांकि फैक्ट्रीज ज्यादा डेवलप नहीं होती हैं ग्रामीण क्षेत्र पर, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं सिंचाई की समस्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आधारभूत संरचना से संबंधित समस्याएं होती हैं। खैर ये विकास धीरे धीरे हो रहा है। अगेन वही बात आएगी जो डेवलपमेंटल प्लान की बात मैंने कही थी। और उसमें से जो कुछ लोग होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं, किस लिए, इन सर्च ऑफ जॉब्स। मैंने क्या बताया था कि पलायन होता है एक जगह से दूसरी जगह, स्त्री और पुरुषों दोनों का पलायन होता है। स्त्रियों के संदर्भ में विवाह के चांसेस ज्यादा होते हैं ड्यू टू मैरिटल रीजन। हमारे जो प्रथा है इस तरह की समाज में बनी है कि लड़की दूसरे के घर जाएगी और जो लड़का है वो अपने घर में किसी दूसरे को लेकर के आएगा। तो ये एक रीजन ऑफ माइग्रेशन विमेन का ये हो गया। और दूसरा रीजन है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इसके लिए मेन भी विमेन भी। विमेन में मेजॉरिटी इसलिए क्योंकि विमेन अभी उस उतना हद तक विमेन को लेकर के डेवलपमेंटल एस्पेक्ट नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र की बात करेंगे, तुलनात्मक रूप से विवाह की उम्र में भी कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलता है। तो अब सवाल ये है कि इस गांव की जो जरूरतें हैं वो क्या है। मे बी वाटर फॉर द फील्ड्स, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो सिंचाई को लेकर के। हालांकि सरकार से सहायता राशि मिलती है कि सारी व्यवस्था की जा सके, लेकिन उसके बाद भी सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए होता है, अगर कहीं कहीं पर जमीन का जो निचला स्तर है, जो भूमि जल का स्तर है, अगर वो निचला है तो वहां पर भी कई बार समस्याएं होती है और किसानी के लिए जल उतना नहीं उपलब्ध हो पाता है।
मेन रोड को रिपेयर करना जो कि हैवी रेन्स की वजह से डैमेज हो जाती है अक्सर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो सड़कें हैं बारिश ज्यादा हुई वो या तो खराब हो जाती है या फिर उसके मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो सवाल आता है कि एक गांव में किस तरह के काम है, या फिर अपने प्राइमरी स्कूल को ठीक करना। ठीक करने से मतलब है रिपेयर वर्क से। तो विलेजर्स इन इससे रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसको लेकर के कैसे डिसीजन लेते हैं जिससे कि उनकी डे टू डे लाइफ डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। मैंने यही कहा ना कि जब हम सरकार की बात करते हैं, कई बार लोग कहते हैं सरकार से हमारा संबंध मतलब नागरिकों का संबंध। मुझे नहीं पता कि दिल्ली में बैठ के क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कि यूपी में प्रेजेंट टाइम में जहाँ हूँ यूपी में, तो यूपी में लखनऊ में बैठ के क्या हो रहा है। अब यहाँ पर पहले से पता होता है कि हर जगह एक राजधानी है जो कि केंद्र होती है, प्रशासन और राजनीतिक सारे काम वहीं होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि कहाँ बैठे क्या हो रहा है। मेरे और सरकार के बीच का मतलब एक आम आदमी, एक नागरिक और सरकार के बीच का संबंध ये है कि जिस सड़क पे मैं चलूं मुझे वो सड़क अच्छी मिले, मैं जहां घर बनाना चाहूं मुझे घर मिले, मेरी अपनी स्वायत्तता हो, मुझे रोजगार मिले और मुझे किसी से खतरा ना हो। सबसे बड़ी चीज क्या है? सुरक्षा। क्योंकि अगर सुरक्षा व्यवस्था किसी भी तरह से खराब होती है तो व्यक्ति डर में रहते हुए ना तो काम कर सकता है ना बिजनेस कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो सरकार से एक उम्मीद तो यही है कि सुरक्षा मुझे लगातार मिले, और वो तभी मिलेगी जब पुलिस व्यवस्था अच्छी होगी। तो वर्तमान की तो है यूपी की, बाकी जगहों का नहीं जानते, अलग अलग स्टेट में अलग स्थिति है। यूपी में सुरक्षा है पुलिस के संदर्भ में। लेकिन जब बात की जाए एक सरकार और नागरिक के बीच का संबंध, तो सिर्फ सीधा सा इतना है कि सरकार एक आम व्यक्ति के जीवन को कैसे कितना बेहतर बना सकती है कि सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक अपना जीवन जीने में उसे ये पता हो कि सरकार के माध्यम से मुझे सारी व्यवस्थाएं मिली हुई हैं जिसकी वजह से मैं एक अच्छा जीवन यापन कर पा रहा हूं। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन तभी है जब प्रॉपर पॉलिसीज होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, उस लेवल का स्किल होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि देश के चुनिंदा हाथों में पैसा है, बाकी हाथों में पैसा नहीं है। 5 या 10% लोगों के पास पूरा पैसा है और बाकी के जो 70-80% है उनके पास कुछ नहीं। उसकी फिर से वही प्रॉब्लम है क्योंकि स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है। अगर सिर्फ चुनिंदा हाथों में पैसा है, बाकियों के हाथ में पैसा नहीं, तो उसका विकल्प वामपंथी विचारधारा नहीं है जहां पर हम ये कहें कि दूसरे के पास पैसा है उसे लूट लो। नहीं, ये कोई विकल्प नहीं है। उसके अलावा दूसरी व्यवस्था है, वो ये है उदारता की, चाहे आप दक्षिण पंथ कहें या ऐसे भी सोच सकते हैं। उसकी बदले व्यवस्था ये है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनको भी पैसा बनाना सिखाया जाए। और वो कब संभव है? जब शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा। बदलाव कब होगा? अगेन फिर वही लौट के पॉलिसी मेकिंग में वापस आ गए। किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। जब तक कुशलता आधारित शिक्षा नहीं होगी तो जो देश का एक बड़ा वर्ग है वो अल्टीमेटली फिर सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी बन के गिरेगा, और फिर वहीं से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के अंतर्द्वंद या संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। जो मैंने शुरू में बताया था कि एक वर्ग है जो सरकार के भरोसे है, मध्यम वर्गीय परिवार है जो अपना घर चला रहे हैं, सिर्फ जी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और हायर क्लास है उनके पास फैसिलिटीज है। तो वो चेंज कब होगा कि जो लोअर क्लास है वो अपने आप घटने लगे? वो कब होगा? जब लोअर क्लास इंडिपेंडेंट होगा। मिडिल क्लास अपर क्लास की तरफ तब कब बढ़ेगा? जब वहां पे स्किल बेस्ड एजुकेशन देना शुरू किया जाएगा। तो उसके लिए पूरी की पूरी एजुकेशन की जो व्यवस्था है, पूरी शिक्षा व्यवस्था है, उसके रिवीजन की जरूरत है, मतलब रिवाइज करने की जरूरत है। क्योंकि हालात इस तरह से हैं कि पूरी शिक्षा लेने के बाद भी व्यक्ति सरकार से ही उम्मीद करता है कि शायद उसको रोजगार मिलेगा। तो ये सरकार और नागरिक के बीच का सीधा संबंध है कि हमारे डे टू डे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। कहां से हमें वो रिसोर्सेज मिलेंगे जो हमारे दैनिक स्तर पर हमारी सारी जरूरतों को पूरी करने में मदद करेंगे। वही बात आई कि हम
हमारे डे टू डे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं और ये रिसोर्सेज हमें कैसे मिलेंगे। कहीं कहीं स्कीम्स हैं, सब्सिडी है, सब कुछ है, लेकिन अगेन वही सवाल है, या तो आपको समाज से मिलेगा या सरकार से मिलेगा, दो ही विकल्प है और कोई विकल्प है नहीं। और क्या होगा अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है लैंड में, या फिर जो क्रॉप है, जो आपकी फसल है, उसको चोरी कर लेते हैं। अगेन वही बात जो मैंने सुरक्षा के संदर्भ में कहा कि अगर किसी जगह पर सुरक्षा नहीं होगी तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम किसी भी तरह का काम वहां पर करेंगे। तो एक गांव में इसी तरह के कई सवाल पैदा होते हैं। क्या हर छोटी चीज के लिए, अगेन वही सवाल, क्या हम हर छोटी चीज के लिए सरकार के पास भागेंगे? हम स्टेट गवर्नमेंट नहीं तो फिर नेशनल कैपिटल, अब पता चला फसल चोरी हो गई, आप जा रहे हैं दिल्ली, क्यों? नेशनल कैपिटल कहाँ है? दिल्ली। आप निकल लिए, फसल चोरी होने पे वहां रिपोर्ट लिखाएंगे। तो क्या संभव है कि हर व्यक्ति गांव से जाए? केरल में रहने वाला व्यक्ति जाएगा तो उस जितने की उसकी फसल नहीं है उससे ज्यादा तो उसका सामान, मतलब उसका इकोनॉमी लॉस हो जाएगी। तो क्या संभव है कि लोग हर छोटी छोटी बात पर स्टेट की तरफ भागें या सेंट्रल की तरफ भागें, या फिर क्या ऐसे बेसिक मैकेनिज्म्स हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ को सॉल्व कर सकते हैं? तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो एक तरह से नागरिक और सरकार के बीच के संबंधों को लेकर के है, हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से हमें फैसिलिटीज मिल सकती है इसको लेकर के है, और इसके आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पंचायती राज सिस्टम।